हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वेरियस क्राइटेरिया फॉर अ वेटलैंड टू बी डेजिग्नेटेड एट रामसर साइट। ये जो पूरा लेक्चर होने वाला है इसमें बहुत ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी और बहुत इंपॉर्टेंट दूंगी, जिससे पेपर में आने वाला जो क्वेश्चन होगा लाइक 8 मार्क का 10 मार्क का, उसमें आपके फुल फ्लेज मार्क्स भी आ सकते हैं, क्योंकि ये वर्डिंग चेंज नहीं होती है और आपको इस वर्डिंग को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश बना के नहीं लिखना है। जो भी आपको आज मैं यहाँ पे बताऊंगी आपने एज इट इज़ ही पेपर में कॉपी पेस्ट कर देना है उसको और आपको पूरे मोरे मार्क्स मिल जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी एवरी टाइम की तरह कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सॉरी दिमाग ख़राब हो गया भाई, तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते दिमाग ख़राब हो गया। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने चीज़ पढ़नी है दैट इज़ वेरियस क्राइटेरिया फॉर अ वेटलैंड टू बी डेजिग्नेटेड एज एट द रामसर साइट। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। इसमें हमारे पास 9 क्राइटेरिया। अब आपका मन है कि आपने 9 क्राइटेरिया सीधे लिखने हैं, बट मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन दोगे ना पेपर में तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। इसको बेसिकली 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो है ना उसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है और ग्रुप जो बी है नेक्स्ट वाला उसमें 8 है। तो टोटल मिला के ग्रुप ए और बी के टोटल 9 हो जाते हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ग्रुप ए। ग्रुप ए की अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स यूनिक एंड रियर टाइप ऑफ वेटलैंड्स। ग्रुप ए जो है उसमें क्या होते हैं, जो वेटलैंड बहुत ज़्यादा यूनिक हैं या रियर हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, वो सारे वेटलैंड आ जाते हैं हमारे ग्रुप ए में। क्राइटेरिया 1 है, इसमें ब्रैकेट में मैंने लिखा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री ऑन ए जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि वो वाले वेटलैंड जो किसी भी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके डिपार्टमेंट का हेड है या फिर जो आपकी क्लास के सीआर है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसी तरीके से कोई भी कंट्री है उसमें बहुत अच्छा वाला वेटलैंड जो बहुत बढ़िया हो, उसमें क्वालिटी हो, अच्छी अच्छी वेजिटेशन हो, अच्छे एनिमल्स हो, रिसोर्सेज अच्छे हों, जो कि कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव हो, उसको हम ग्रुप ए में डालते हैं। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया 1 है। क्राइटेरिया 1 क्या कहता है, अ वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड एज इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट। कैसे उसको इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस हम बताते हैं, जस्ट अ मिनट। A wetland should be considered as internationally important if it contains representative rare or unique example of natural and near natural wetlands type found within the appropriate biological region। क्राइटेरिया 1 जो क्या कहता है कि हम कोई भी वेटलैंड को इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस तब मानेंगे जब कोई भी वेटलैंड जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर हो, उसमें यूनिक चीज़ें हों, नेचुरल या फिर नियर नेचुरल वेटलैंड होना चाहिए कोई भी कंट्री के एक बायोजियोग्राफिकल रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रुप ए। ग्रुप ए में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है जिसको आपने पढ़ना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी। ये किस पे बेस होता है कि वो जो वेटलैंड्स है, वेस्टलैंड में किस तरीके के स्पीशीज प्रेजेंट है, इकोलॉजिकल कम्युनिटी उसकी किस तरीके की है, बायोडाइवर्सिटी किस तरीके की है, कंजर्वेशन होती है या नहीं होती, वो सारी चीज़ें हमारी ग्रुप बी में आ जाती हैं। फोकस ऑन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसमें आ जाता है हमारा क्राइटेरिया 2। अब ऐसा नहीं करना है कि ग्रुप ए है तो उसमें क्राइटेरिया 1 है तो हमने लिख दिया क्राइटेरिया 1। ग्रुप बी है उसमें क्राइटेरिया 1 यहाँ पे 2 लिखना चाहिए ना हमें, क्योंकि पहला जो क्राइटेरिया है वो ग्रुप 1 है। सेकंड वाला कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको क्राइटेरिया 2 लिखना है। दोबारा से क्राइटेरिया 1 नहीं लिखना ग्रुप बी में, इस बात को भी आप याद रखना। ओके, क्राइटेरिया 2 जो है वो क्या कहता है, अ वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड एज इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट इफ़ इट सपोर्ट वल्नरेबल endangered and critically endangered species और threatened ecological community। कहता कोई भी वेटलैंड है उसको हम इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट तब बोलेंगे अगर वो वेटलैंड जो एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है उनको सपोर्ट करता है, वो स्पीशीज़ जो अभी ख़त्म होने वाली हैं उनको वो सपोर्ट करता है अगर वेटलैंड, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट वेटलैंड बोलेंगे। क्लियर, ये लाइन आपने चेंज नहीं करनी है, मैं आपको दोबारा से बोल रही हूँ।
वरना पेपर में मार्क्स नहीं आएंगे, बाद में मुझे मत बोलना, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रट के जाना। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्राइटेरिया 3। अ वेटलैंड शुड बी कंसीडर्ड एज एन इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट इफ इट सपोर्ट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स और and animal species important for the maintaining of the biological diversity of a particular biogeographical region। क्राइटेरिया 3 क्या कहता है कि हम किसी भी वेटलैंड को इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट तब बोलेंगे अगर वो उस वेटलैंड की पॉपुलेशन, किसकी पॉपुलेशन, प्लांट्स की या एनिमल स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को वो सपोर्ट करे, ताकि वो अपने पर्टिकुलर बायोलॉजिकल जियोग्राफिकल रीजन में एक मेंटेनेंस बना के रखे, ठीक है। क्राइटेरिया 4। क्राइटेरिया 4 क्या कहता है, अ वेटलैंड शुड बी कंसीडर्ड एज एन इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट इफ इट सपोर्ट प्लांट्स and animal species at a critical stage in their life cycle or provide refuge during adverse condition। अब देखो क्राइटेरिया 3 और 4 थोड़ा सा सिमिलर है, अब इसमें डिफरेंस क्या है। 3 में हमने पढ़ा था कि ये सपोर्ट करेगा प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ को सिर्फ, ठीक है। क्राइटेरिया 4 जो है ना, इसमें हमने क्या पढ़ा, एक वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, जो क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है। इसमें भी प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को सपोर्ट करता है, लेकिन जो एक क्रिटिकल स्टेज के ऊपर जो एंडेंजर्स जो सिचुएशन है उसमें है, जो लुप्त होने वाले हैं, ठीक है, और उनका जो लाइफ साइकिल है उसको मेंटेन करता है कोई एडवर्स कंडीशंस में भी, वो भी किस में आएगा, इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस वेटलैंड हो जाएगा वो। नेक्स्ट है क्राइटेरिया 5। ये क्या कहता है, अ वेटलैंड शुड बी कंसीडर्ड एज एन इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट इफ़ द वेटलैंड रेगुलरली सपोर्ट 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स। कहता कि वेटलैंड जो है उसको हम इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट तब बोलेंगे अगर वो वेटलैंड कॉन्टीन्यूसली रेगुलरली सपोर्ट कर रहा है 20,000 या उससे भी ज़्यादा वाटर बर्ड्स को, ठीक है। अगर 20,000 से कम को कर रहा है तो उसको हम उसमें कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्राइटेरिया 6। क्राइटेरिया 6 क्या कहता है, अ वेटलैंड इज कंसीडर्ड एज एन इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट इफ़ इट रेगुलरली सपोर्ट 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ द वाटर बर्ड। क्राइटेरिया 5 में हमने क्या पढ़ा कि अगर रेगुलरली 20,000 या उससे ज़्यादा वाटर बर्ड को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो नेशनल इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट वेटलैंड है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा है 6 में कि वो रेगुलरली सपोर्ट करे 1% ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन, उस एक स्पीशीज़ की भी हो सकती है या फिर सब स्पीशीज़ की भी हो सकती है वाटर बर्ड की। समझ में आया। क्राइटेरिया 7 जो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फिश कम्युनिटी है ये। अ वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड एज एन इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट इफ़ इट सपोर्ट अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज़ ऑफ फिश। सब स्पीशीज़ हो सकती है उनकी, स्पीशीज़ और फैमिलीज हो सकती है, लाइफ हिस्ट्री हो सकती है उनकी, लाइफ साइकिल जिसको आप बोलते हो, species interaction or population that are representative of the wetlands benefits or values and thereby they contribute to global biological diversity। क्या कहता है क्राइटेरिया 7 कि वो वेटलैंड जो है वो इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट होता है जिसमें वो फ़िश के जो भी स्पीशीज़ होती हैं, उनकी सब स्पीशीज़ हैं, उनको रेगुलरली वो सपोर्ट कर रहा है, उनकी जो पॉपुलेशन है उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, तो वो क्या होगा, इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट वेटलैंड माना जाएगा। क्राइटेरिया 8 की बात करें, अ वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड एज इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट इफ़ इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। क्या होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट सोर्स है फूड का या नहीं है उसके अकॉर्डिंग, फॉर फिशेज़ के लिए, स्पॉनिंग ग्राउंड, नर्सरी एंड अदर माइग्रेशन पाथ ऑन विच फिश स्टॉक इधर विद इन द वेटलैंड और एल्सवेयर डिपेंड। क्या कहते हैं क्राइटेरिया 8 कि वो वेटलैंड इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट माना जाएगा जिसमें ये देखा जाएगा कि वो वेटलैंड वहाँ के जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं या फिर अदर जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, उनकी जो फूड सोर्स जो है उनको प्रोवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो कर पा रहा है दैट मीन्स वो इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं कर पा रहा तो वो उनको अलग कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्राइटेरिया 9। A wetland should be considered as an internationally important if it regularly support 1% of the individual of the population of one species or subspecies of wetland depend नॉन एवियन एनिमल स्पीशीज़। अब ये आपको थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर लग रहा होगा, किसके सिमिलर है, हमने ऊपर भी पढ़ा क्राइटेरिया जो
ओहो, हाँ, क्राइटेरिया जो 6 है ना, 6 क्राइटेरिया और 9th क्राइटेरिया ये दोनों सिमिलर हैं, बट डिफरेंस किसमें है? इसमें नॉन एवियन एनिमल स्पीशीज़ की बात की गई है और इसमें आपकी बात करी हुई है वाटर बर्ड की, बाकी सारा कुछ सेम। आप याद कर लोगे ना, 8 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है ना, तो भाई पूरे के पूरे 8 मार्क्स लेके आओगे। आपको मैं लिख के बताती हूँ, मेरे खुद के आए हैं ना। हमारा 8 मार्क्स का पेपर था, मुझे पूरे 8 मार्क्स मिले थे। दैट वाज वाई मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ। अब बाद में आके मुझे मत बोलना कि मैम कम मार्क्स आए या ज़्यादा भी आए। जो जो कुछ भी मतलब मैंने लिखा है ना, वो आप लिख देना पेपर में। आपको सच बता रही हूँ, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। वेट, मैं आपको लिख के बताती हूँ क्या करना है। क्या करना है आपको? SUB, सब, SCRIBE, सब्सक्राइब करना है। और कमेंट सेक्शन में हार्ट वाला साइन दे देना अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और मेरी वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।